कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से हो चुकी है एक्सपोज। कांग्रेस पर लोगों से झूठे वादे करने का लगाया प्रधानमंत्री ने आरोप। यूपी की सियासत में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर, बटोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा वाला पोस्टर लगा दिया। दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। एलजीवी के सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर फाइल पास करने के लिए कहा था। आतिशी ने किया छठ पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। सेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर सियासी घमासान। शाइना एनसी ने अपने ऊपर की गई टिप्पणी की पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। अरविंद सावंत की सफाई, कहा महिलाओं का सम्मान करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। ट्रंप ने पोस्ट किया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की, ट्रंप ने अमेरिकी हिंदुओं की सुरक्षा का वादा भी किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उम्र को लेकर घिरे सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी ने नामांकन में दी गई उम्र में हेराफेरी के लगाए आरोप। चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में देश का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज चिनाब आतंकवादियों के निशाने पर। पटाखों पर बैन के बावजूद नहीं माने दिल्ली वाले। आतिशबाजी से दिवाली के अगले दिन दिल्ली का IQI बेहद खराब। यमुना में भी बढ़ा जहरीला झाग। जाने माने अर्थशास्त्री विवेक डबरॉय का 69 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया। दिल्ली में दीपावली की रात डबल मर्डर। आतिशबाजी के बीच पहले छुए पैर, फिर हुई फायरिंग। मामले में हिरासत में एक नाबालिग। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही DNA इसमें काम कर रहा है। देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। I am not imported माल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? और एक बड़ी खबर आ रही है, पटाखे जलाने को लेकर पत्थरबाजी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। माहौल खराब हुआ है। इंदौर में पटाखे जलाने को लेकर पत्थरबाजी, दो गुटों के बीच मामला बढ़ा। ये देखिए आप तस्वीरें। ये देखिए पत्थरबाजी हो गई वहां पर। पुलिस ने दंगा निरोधक दस्ता मौके पर बुलाना पड़ा पुलिस को। कुछ विवाद हुआ था पटाखे जलाने को लेकर। एक पक्ष विरोध कर रहा था कि भाई आप क्रैकर्स, पटाखे ना जलाएं। उसके बाद एक पक्ष जो है भीड़ में आया, वहां पर पत्थरबाजी शुरू की। तोड़फोड़ भी हुई है वहां पर। बम निरोधक दस्ते को वहां पर बुलाना पड़ा। इंदौर के छत्रीपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर बवाल हुआ। बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद। पहले पत्थरबाजी, फिर तोड़फोड़। कई गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई घरों पर भी पथराव किया गया है। गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, घरों पर पथराव किया गया। खबर मिलते ही डीसीपी समेत पुलिस के कई सीनियर अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है दंगा विरोधक दस्ता भी वहां पर बना लिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। और यह भी बताया गया कि दिवाली पर कुछ लोग एक गली में पटाखे जला रहे थे। वैसे ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कहानी में आगे सुनाऊंगा। पटाखा जलाने पर पलायन की भी खबर है साहब, वो आप हैरान हो जाएंगे आज। लेकिन एक तो पटाखा जलाने पर पत्थरबाजी, पटाखे पर पत्थरबाजी। दूसरा जो खबर है वो पटाखे पर पलायन की खबर है। पलायन की नौबत कहां आई है? आपको लगेगा मतलब पटाखे की वजह से पलायन की नौबत या तो कश्मीर या कहीं बाहर देश में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं इलाका बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, पड़ोस में होगा आपके। मतलब अब ये जो खबर है, हालांकि इंदौर से खबर है ये तस्वीर, जहां पर बताया जा रहा है कि पटाखे कुछ लोग जला रहे थे
कुछ लोगों ने वहां पर नाराजगी जाहिर की, फिर एक पक्ष वहां पर पहुंचा, सलमान ने अपने कुछ साथियों को वहां पर बुला लिया, पटाखा जलाने वाले लोगों के साथ मारपीट की, फिर पूरी गली एकजुट हो गई, जय श्री राम की नारेबाजी एक तरफ से होने लगी, दूसरी तरफ से दूसरी नारेबाजी, दोनों पक्षों के बीच संग्राम शुरू हो गया पटाखे जलाने को लेकर। और जो दूसरा मामले का जिक्र मैं कर रहा था, पटाखे की वजह से पलायन की हरियाणा के बल्लभगढ़ में, हरियाणा मतलब हैरान कर देने वाला मामला, जहां पटाखे जलाने से नाराज एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया, घर के दरवाजे तोड़ दिए, मकान बिका हुआ है, परिवार को लिखना पड़ा और जा रहा है परिवार वहां से महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप है। परिवार का खौफ ऐसा कि पीड़ित ने अपने घर को बेचने के लिए पोस्टर चिपका दिया, मकान बिकाऊ है। देखिए समझेंगे, पटाखा जलाने के बाद पलायन की खबर या तो आपको लगेगा, साहब मैं बार बार कह रहा हूं, या तो लगेगा कश्मीर से हो सकती है या किसी बाहर देश से, कि यहां राम के देश में मतलब पटाखे जलाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया है, यह मकान बिकाऊ है। भारत में पटाखा जलाने की वजह से घर छोड़ना पड़े, आपकी जानकारी के लिए पटाखे के जलाने पर पलायन की नौबत हरियाणा के फरीदाबाद से आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया। अब सुनिए पूरी खबर हरियाणा को लेकर जो खबर है, यह हैरान कर देने वाली खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। ठीक, ये तस्वीरें भी हैं, सीसीटीवी में कैद हुई, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया कि इलाके में रहने वाले अल्पसंख्यकों ने उनके घर पर सिर्फ इसलिए अटैक कर दिया, ये हमले की तस्वीरें, सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उनका बच्चा दीपावली के पटाखे जला रहा था, ऐसा आरोप है परिवार का। ये देखिए वो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई, परिवार वालों पर घर पर हमला कर दिया कि क्योंकि उनका बच्चा पटाखे फोड़ रहा था, ऐसा उनका आरोप है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर पर पत्थर बरसाए, मुख्य गेट को तोड़ दिया, घर की महिलाओं बच्चों से छेड़खानी की, यह परिवार का आरोप है। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इस घटना की पुलिस में शिकायत की तो उन्हें धमकी दी गई कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें, नहीं तो जो हाल कश्मीर में हुआ हिंदुओं का वही उनका भी होगा। बात आगे बढ़ गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि हिंदू परिवारों और उनके घर की महिलाओं बच्चियों को धर्म के आधार पर टारगेट करने की वजह से कई परिवार पहले ही पलायन कर चुके हैं, हरियाणा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। इसलिए उन्होंने, वो देखिए उस तरफ, मकान बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए। ये पूरा विवाद शुरू हुआ पटाखे से और पहुंच गया मकान बिकाऊ है तक। पटाखे से विवाद शुरू हुआ, पटाखा जलाना नहीं जलाना उसको लेकर फिर कुछ नाराजगी, हमला हुआ, लेकिन वहां पर परिवार घर छोड़ने को मजबूर। परिवार दिखा भी रहे, चोटें भी परिवार को लगी हैं। पीड़ित परिवार के पोस्टर में भी लिखा है साथ कि यह मकान बिकाऊ है। वो कह रहे हैं कि मन से नहीं, मजबूरी है हमारी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में। सीसीटीवी के आधार पर घटना की सच्चाई को लेकर जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे बीजेपी समाजवादी पार्टी की सियासी लड़ाई में रावण और दुर्योधन की एंट्री कैसे हो गई है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग, पिछड़े वर्गों के लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो आज जुड़ने की बात करें, कल तक तो बांटने की बात कर रहे थे, कल तक तो पीडीए की बात कर रहे थे, वो उसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक थे, बाकी समाज को उन्होंने छोड़ दिया था। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए
देखिए अभी तक क्या होता था, विपक्ष यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट ढूंढ रहा था कि क्या बयान दे दिया योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दे दिया जिस पर बड़ा बवाल हो गया। विपक्ष का तिलमिलाना तय, ऐसा मिर्ची लगना तय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। किसी का नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। सीएम योगी ने कहा कि जैसा त्रेता युग में रावण ने बांटने का काम किया था, वैसा ही अब ये लोग रावण की तरह बांटने का काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों को मौका फिर से दे दिया तो ये लोग समाज में अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दंगा कराएंगे, कहीं ताड़का तो कहीं खरदूषण को भेजेंगे। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द है साहब, कहीं ताड़का तो कहीं खरदूषण को भेजेंगे और अव्यवस्था पैदा करेंगे। ऐसे लोग बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे। योगी के एक और बयान पर भी विवाद तय। योगी ने कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। दोबारा से सुनिए, जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। पहले आपको ये दोनों बयान सुना देते हैं, आज के वायरल बयान है दोनों के। कहा डीएनए पूछ लिया, रावण और दुर्योधन का डीएनए वही जो बांटने वालों का, नंबर 1, और नंबर 2 जो राम भक्त वही राष्ट्र भक्त। सुनिए, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के वक्त एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि साहब हरियाणा की महाजीत में योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने जबरदस्त करंट पैदा किया। ये बीजेपी को ऐसा लगता है और शायद इसलिए यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड में इस नारे की गूंज है, योगी आदित्यनाथ के नारे की गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। बड़ी बात यह है कि योगी के इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की सहमति भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश को संबोधित करते हुए कहा, एक हैं तो सेफ हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री का लेटेस्ट बयान है, एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल ग्रुप एक हैं तो सेफ है की भावना को नकारात्मक रूप में बदल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो मतलब अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदू समाज के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। वैसे योगी के इस नारे की काट में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नया नारा दे दिया साहब। अखिलेश यादव, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे जवाब में कहा, पोस्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये देखिए आ गया दूसरा, उस तरफ देखिए आप, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे, मोदी का एक है तो सेफ है, तीसरा नारा आ गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस नारे का पोस्टर समाजवादी पार्टी के ऑफिस में लगाया गया है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे विरोध में एक नारा लेकर आई थी, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। अब पोस्टर वॉर, नारा युद्ध शुरू हो चुका है। इसके पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगाए गए थे। अब समाजवादी पार्टी ये नया नारा लेकर आई है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव ने आज इस नारे को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। अखिलेश के नारे को लेकर बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी ने कहा है कि पोस्टर समाजवादी पार्टी की हताशा दिखाता है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी पीडीए से डर गई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और तीसरा नारा है जो सबसे लेटेस्ट है, जो अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता सब जानती है। और अब समाज में टकराव, जातीय तनाव पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके चुनाव जीतने के समय चले गए। अब प्रदेश की जनता योगी जी और मोदी जी के साथ है। ये रावण की बात, कभी कटो की बटो की बात की जाती है, लेकिन पीडीए एकजुट हो गया है। पीडीए अपना हक चाहता है।
पीडीए को पता है कि कैसे भाजपा को हटाना है, हराना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। चलिए, बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर विवाद चल ही रहा है, लेकिन दीपावली को लेकर याद है आपको अभिनेता राजपाल यादव ने क्या कहा था? उन्होंने दीपावली पर पटाखे ना जलाने वाली सलाह पर अब माफी मांग ली है। राजपाल यादव ने पहले क्या बयान दिया था, अब क्या दिया, रिपोर्ट देखिए आप। देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। दिवाली पर जब पूरा देश कल रोशनी से जगमगा रहा था, आतिशबाजी के जरिए लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो था फिल्म एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव का। वीडियो इसलिए वायरल हो रहा था क्योंकि इस वीडियो पोस्ट के जरिए राजपाल उन लोगों से माफी मांग रहे थे जिनको उनके एक वीडियो से तकलीफ हुई थी। आप भी सुनिए राजपाल यादव के माफीनामे का वो पूरा वीडियो जिसे राजपाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजपाल यादव ने ऐसा कौन सा वीडियो पोस्ट किया था जिसको न सिर्फ उन्हें हटाना पड़ा बल्कि खुद माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल दिवाली के 2 दिन पहले राजपाल ने अपने उसी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था और लोगों से अपील की थी कि वो दिवाली पर आतिशबाजी न करें। राजपाल ने कहा था कि पटाखों से जानवरों को डर लगता है और प्रदूषण फैलता है। अब इसी वीडियो पर राजपाल को माफी मांगनी पड़ी। माफी की वजह जानने से पहले आपको राजपाल का वो वीडियो बयान जरूर सुनना चाहिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। दरअसल राजपाल अपने इस वीडियो बयान के बाद ही लोगों के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर राजपाल यादव को ट्रोल किया जाने लगा। सनातन प्रेमियों ने दिवाली पर राजपाल के इस बयान को आस्था पर चोट बताया और हालात यहां तक पहुंच गए कि राजपाल को अपना वीडियो तक डिलीट करना पड़ा। लेकिन ट्रोलिंग नहीं रुकी। आखिरकार दिवाली के दिन राजपाल को अपने उसी सोशल मीडिया अकाउंट पर माफीनामे वाला वीडियो पोस्ट करना पड़ा। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। राजपाल ही नहीं, फिल्म गदर 2 से शानदार कमबैक करने वाली फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल को भी ऐसे ही एक बयान पर ट्रोलर का विरोध झेलना पड़ा। दिवाली से पहले अमीषा ने अपने घर पर दिवाली पार्टी रखी थी जहां उन्होंने लोगों से पटाखों पर पैसा बर्बाद नहीं करने की अपील की थी। लेकिन दिवाली से पहले लोगों को अमीषा का यह ज्ञान पसंद नहीं आया और उनका विरोध शुरू हो गया। यही नहीं, पशुओं के काम करने वाली संस्था पेटा के एक पोस्ट के बाद फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी लोगों के निशाने पर है। एक साल शायद जब मैं 10-11 साल की थी तो सुबह हम तैयार हुए, नहा धो के रेडी हुए और दादी माँ ने बोला चलो अब जा रहे हैं अभी फटाके खरीदने के लिए। और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। दरअसल पेटा ने दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील करते हुए एक पोस्ट की थी जिसमें कहा गया था कि पटाखों की आवाज जानवरों के लिए डरावनी होती है। कुल मिलाकर दिवाली पर आतिशबाजी नहीं करने की नसीहत लोगों को रास नहीं आई, बल्कि ऐसी अपील करने वालों को विरोध का सामना ही करना पड़ा। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में आतंकी हमला हो गया है।
कश्मीर में एक आतंकी हमले की खबर है। 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई है जम्मू कश्मीर के बड़गाम में। इससे पहले गांदरबल में हुआ था, उससे पहले भी एक आतंकवादी हमला हुआ था। ये शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर तीसरा इस तरह का आतंकवादी हमला है। जी हां, ये तीसरा इस तरह का आतंकवादी हमला है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मारी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है ये, क्योंकि इससे पहले भी अभी गांदरबल में हुआ था, उससे पहले भी एक आतंकवादी हमला हुआ था। ये तीसरा आतंकवादी हमला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। लेकिन आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मारी है। रिफत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रिफत, क्या खबर आ रही है? 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मारी गई, एक और आतंकवादी हमला। जी अमन, ये माजहमा एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। 2 नॉन लोकल्स को गोली मार दी गई है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दोनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। एक को टांग में गोली लगी है और दूसरे को बाजू में, और दोनों खतरे से बाहर ही है। अच्छी खबर है। लेकिन ये जिस तरीके से कहा कि एक और नॉन लोकल्स पे हमला हुआ है, और इससे पहले गांदरबल में आपको मालूम है कि कई लोगों को मार दिया गया था, उसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। लेकिन अब 2 और नॉन लोकल्स को जो वहां पे काम कर रहे थे, एक बताया जा रहा है एक पानी के एक प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे, उन पे हमला किया गया और दोनों को गोली लगी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों खतरे से बाहर बताया जा रहा है। शुक्रिया रिफत, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। 2 गैर कश्मीरियों को फिर से गोली मारी गई है। घाटी में एक और आतंकवादी हमला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्या राहुल गांधी की खटाखट से खड़गे खफा हैं क्या? आप कहेंगे हैरान कर देने वाला सवाल। राहुल गांधी कांग्रेस, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन क्या राहुल गांधी की खटाखट वाली स्कीम या गारंटी से खड़गे खफा हो गए हैं? खड़गे ने क्या बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी को मौका मिल गया खटाखट पर सवाल उठाने का? अब बात इसकी। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? Make limited guarantees. This means Congress's guarantees so far have been nakli guarantees. They have not been able to fulfill it. Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it, and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that. These people only for the sake of vote, they do all these things. क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। देखिए, कहते हैं ना, मतलब जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ये तो समझाया जाता है ना, बड़े बूढ़े समझाते हैं साहब, जितनी चादर उतने पैर पसारो। या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आपको डुबो देगा। आज मुफ्त गारंटियों के राजनीतिक युग में इस कहावत को ऐसे भी कहा जा सकता है, मुफ्त वाली गारंटी उतनी ही देनी चाहिए जितना खजाने में पैसा हो साहब। और ये बात कोई मैं नहीं ज्ञान दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा अमन जी आप ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है साहब। आज ये ज्ञान कांग्रेस के शीर्ष नेता ने कांग्रेस को दिया। शीर्ष नेता कौन? खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को यह बात समझाई, भाई जितना बजट हो उतना ही ऐलान कीजिए। बजट देखिए, वो भी अपनी पार्टी को, मैं बार बार कह रहा हूं अपनी पार्टी को। हैरान कर देने वाली खबर आज। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता, अध्यक्ष से बड़ा कौन साहब? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को एक तरीके से आप कह सकते हैं फटकार या खिंचाई करते हुए कहा कि गारंटी उतनी देनी चाहिए जितनी पूरी हो सके। इससे एक बात है, कुछ गारंटियां पूरी नहीं हो पाई। नंबर 1, वो ये मान रहे हैं जब उन्होंने कहा कि गारंटी उतनी ही देनी चाहिए जितनी पूरी हो सके, मतलब कोई गारंटी है जो नहीं पूरी हो सकी। नंबर 1। नंबर 2, उसको पूरा करने के चक्कर में क्या दिवालिया वाली स्थिति आई? ये 2 सवाल तो उठेंगे ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कर्नाटक के डिप्टी सीएम, सुनते जाइए, आज की बहुत बड़ी खबर है, अपनी पार्टी के नेता कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के उस बयान को लेकर कही जिसमें डीके शिव कुमार ने क्या कहा था कि कर्नाटक शक्ति गारंटी की समीक्षा करेगी।
दरअसल मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। शक्ति गारंटी के तहत कर्नाटक सरकार महिलाओं को फ्री बस सेवा कराती है, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब मुफ्त पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है पता, लेकिन मुफ्त कराएंगे। अब उसकी समीक्षा की बात की थी, बताया जाता है कि कर्नाटक सरकार सिर्फ इस स्कीम पर सिर्फ इस 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 7,500 करोड़। खड़गे जी ने कहा बजट देख के साथ उतनी गारंटी जितनी पूरी हो सके। कांग्रेस को आप समझा दिया आज। यही तो बीजेपी कह रही है शुरुआत से, बीजेपी को मौका मिले। बीजेपी शुरुआत से यही तो कह रही है, मतलब आपका राज्य दिवालिया हो जाता है, बीजेपी कहती है दिवालिया हो जाता है, मुफ्त के चक्कर में जो है स्टेट के फिस्कल डेफिसिट की हालत खराब हो जाती है। लेकिन चलिए, वोट पाने के लिए एक तरीके से रेवड़ी रिश्वत का काम करती है जो बीजेपी कहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में ना 5 गारंटियां दी थी, मैं आपको समझाऊंगा, इस खबर को ध्यान से समझिएगा। पहली गारंटी थी महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देना, ऐसे ही आप तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें 2,000 रुपए हर महीने, मतलब सोचिए 2,000 रुपए हर महीना। दूसरी गारंटी पहली बता दी, दूसरी थी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए देना, मतलब 3,000 रुपए ऐसी, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए, महिलाओं को 2,000 रुपए। तीसरी योजना थी गरीब परिवारों को चावल देना। चौथी गारंटी महिलाओं को फ्री बस सेवा, फ्री फ्री फ्री। पांचवी, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। अब हो जाता है साहब, चुनाव तो शायद पार्टियां संभवतः ऐसे जीत जाती हैं, ठीक है ना, लोगों को भाई लुभाती हैं ये चीजें मुफ्त में, लेकिन फिर राज्य की क्या हालत होती है, अल्टीमेटली आप ही की जेब से लिया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए खटाखट 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 किए गए चुनावी वादों ने कर्नाटक सरकार का संभवतः आर्थिक दिवालिये की कगार पर लाकर संभवतः कर्नाटक को खड़ा कर दिया। खासकर चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें पूरा करने में अब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के पसीने निकल जाते हैं। राज्य के विकास पर खर्च होने वाला पैसा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च किया जा रहा है। पैसा खर्च होना चाहिए विकास पर। अच्छा, आंकड़े भी चल रहे हैं, नजर रखिएगा। शायद इसलिए खड़गे को भी कहना पड़ा, अपनी पार्टी को समझाना पड़ा, उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर पाए। सुनिए, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು वनवासದಲ್ಲಿ। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है, कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की खटाखट मतलब गारंटी वाली स्कीम पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है ना साहब कि क्या राहुल गांधी खड़गे की इस नसीहत को मानेंगे? राहुल गांधी से बड़े खड़गे हैं ना, वो तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं, शायद से, हाँ सांसद ही हैं सिर्फ, कुछ खड़गे जी की सलाह तो माननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की खटाखट स्कीम पर पीएम मोदी पहले ही सवाल उठा चुके हैं और अब खड़गे के बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। पीएम ने इस पर सवाल दाग दिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कठिन तरीके से यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है, इम्पॉसिबल है। प्रचार दर प्रचार वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें भी पता है कि वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी वो जनता के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी सो कॉल्ड गारंटी, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, तथा कथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों की जनता के साथ घोर विश्वासघात है, धोखा है। ऐसी राजनीति के पीड़ित गरीब, युवा, किसान, महिलाएं हैं
जिन्हें ना केवल प्रॉमिस बेनिफिट से वंचित रखा गया, वादा किया नहीं पूरा, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर की जा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स और लूट में व्यस्त है, विकास पर ध्यान देने की बजाय। यही नहीं, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं वो सारी योजनाओं को भी वापस करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। तेलंगाना में किसान छूट का इंतजार कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ अलाउंसेस का वादा किया जो 5 साल तक कभी लागू नहीं हो पाया। यह सब प्रधानमंत्री ने लिखा है, आज लंबा सा पोस्ट किया, मौका मिला साहब। कांग्रेस खुद मान रही है, खड़गे जी खुद मान रहे हैं, हाँ हमसे भाई क्या हमने वादे कर दिए। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा, कांग्रेस के कामकाज के ऐसे कई उदाहरण हैं। देश की जनता को कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही झूठे वादों की संस्कृति से सतर्क रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि हरियाणा की जनता ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर, प्रगतिशील और कार्यशील सरकार को वरीयता दी। पूरे भारत में यह समझ बढ़ती जा रही है, कांग्रेस को वोट देना यानी कि कुशासन, खराब व्यवस्था और अभूतपूर्व लूट को वोट देना है। सुनिए। Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that. So Congress throughout the country, in many states, they are giving such type of false promises, false guarantees, which they are not able to carry out, implement. These people, only for the sake of vote, they do all these things. दरअसल गारंटियों को लेकर कांग्रेस में गिरी युद्ध यूं ही नहीं है। एक तो देखिए, ज्यादातर चुनावों में गारंटियों वाला कार्ड चला नहीं, जहां चला वहां ऐसा नहीं है कि कभी फिर कभी गारंटी दी जा सके, ऐसा हाल हो गया। पिछले 8 चुनावों में गारंटियों के साथ उतरने वाली कांग्रेस को ज्यादातर में जनता का साथ नहीं मिला। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं ना साहब, मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, राजस्थान नहीं चली, मध्य प्रदेश नहीं चली और छत्तीसगढ़ नहीं चली, हार गए। चारों ही राज्यों के अलावा लोकसभा चुनावों में भी जनता ने खटाखट मॉडल को नकारा, गारंटियों को नकारा, कभी हार हुई ना। राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे पर भरोसा संभवतः नहीं किया। 3 राज्यों में, हालांकि 3 राज्यों में जनता ने कांग्रेस की गारंटी पर संभवतः मोहर लगाई। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तीनों राज्यों का क्या हाल है? सबसे नई सरकार तेलंगाना की है ना, जबकि बाकी 2 राज्यों में गारंटियों का बोझ सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। कुछ आंकड़े दिखाता हूं आज मैं आपको, नोट करिएगा इन आंकड़ों को। कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल में गारंटियों के बोझ का सच बताने के लिए ये आंकड़े काफी होंगे। कर्नाटक में SC/ST कल्याण कोष से 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। SC/ST कोष से 14,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए ताकि गारंटियों को पूरा की जा सके। प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 15 से 30% तक बढ़ाया गया। स्टैंप ड्यूटी को 500% तक बढ़ा दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कई फैसले लिए गए। अच्छा, आपको लग रहा होगा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अब समझ में आ रहा है? अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोल डीजल सब आप ही तो दे रहे हैं अल्टीमेटली पैसा। हिमाचल प्रदेश में भी हालात इतने खराब हो गए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही संकट मंडरा रहा है। मुफ्त मुफ्त गारंटी रेवड़ी। कर्मचारियों के वेतन के लिए खुद सीएम भी एक बार अपना वेतन नहीं लेने का ऐलान कर चुके हैं। मंत्रियों और सचिवों से भी वेतन छोड़ने की अपील की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पिछले कई महीनों के एरियर की मांग कर रहे हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि याद है ना, टॉयलेट टैक्स की भी चर्चा आई थी। टॉयलेट टैक्स, हालांकि वे सरकार ने इसका खंडन किया था। ये पूरा विवाद आपके समझने के लिए था। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले गंदी बात, बड़ा विवाद। इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। I am not imported माल। ऐसी वैसी भी मेरी मित्र रही है, उन्होंने मेरे लिए काम भी किया है। मैं उनका सम्मान करते रहा, आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूंगा। इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ। कौन सी बात है भाई? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है इसकी फर्क। पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। महिला को माल है, ये कांग्रेस इंडिया अलायंस की मानसिकता है। महिलाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। माल को इम्पोर्टेड माल कहना
ये चाइना एनसी का ये अपमान नहीं है, बल्कि पूरे महिला समाज का अपमान है। अब चुनाव जीतने के लिए सोचिए क्या मतलब, इंपोर्टेड माल एक महिला को कह दिया गया, इंपोर्टेड माल। मतलब महिलाओं पर अमर्यादित विवादित बयान देने वाले जो नए नेता हैं साहब, ये भी इंडिया अलायंस के हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। अरविंद सावंत बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने आज शिवसेना प्रत्याशी शायना एनसी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। हालांकि वो कह रहे हैं मैंने उनको लेकर नहीं दिया था, मैं तो अपने उम्मीदवार की बात कर रहा था कि वो यहाँ के लोकल हैं, दूसरा कौन है मुझे क्या पता। अरविंद सावंत ने शायना एनसी को उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से इंपोर्टेड माल कह दिया। तो कुछ दिन पहले अब ये इंपोर्टेड माल, अभी याद है झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर विवादित बयान दिया था, उन्होंने रिजेक्टेड माल कह दिया था। कांग्रेस के एक नेता ने कहा रिजेक्टेड माल, शिवसेना के सांसद ने कहा इंपोर्टेड माल। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम, मतलब अब याद है दिग्विजय सिंह का भी एक बयान था, वो भी इसी से जुड़ा था। अपनी पार्टी की महिला उम्मीदवार के लिए उन्होंने टंच माल शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, टंच माल। पहले तीनों एक आज सुना देते हैं, एक बार तीनों का बयान सुनाइए साहब। वो दिग्विजय सिंह वाला तो पुराना है, लेकिन ये अभी दो लेटेस्ट हैं, शिवसेना और कांग्रेस। सुनाइए। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। ये 100 टन माल है। क्या बताया जाए साहब, सोचिए नेता है, इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल, 100 टन माल। महिलाओं पर ऐसे बयान देने वाले तीनों विपक्षी नेता गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के हैं, इसलिए बीजेपी ने समूचे इंडिया अलायंस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा साहब कि इंडिया अलायंस के नेताओं की मानसिकता ही ऐसी है। वहीं शायना एनसी ने अरविंद सावंत को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं महिला हूं, माल नहीं। महाविनाश अघाड़ी जो महिला का सम्मान तो छोड़ो, गैर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरविंद सावंत ने जो शब्द का इस्तेमाल किया मेरे लिए कि मैं इंपोर्टेड माल हूं, मुझे लगता है ये ना सिर्फ दुखद है, ये वही अरविंद सावंत है जिन्होंने 2014-2019 में इलेक्शन में चाहा कि हम उनके लिए प्रचार करें। प्रचार के लिए हम लाडकी बहन, और इलेक्शन के वक्त हम बनते हैं इंपोर्टेड माल। अच्छा, शायना एनसी जो है महिला समर्थकों के साथ मुंबई के नागपड़ा पुलिस थाने पहुंच गई, इंपोर्टेड माल कहा साहब उनको। अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, एफआईआर। इस दौरान शायना एनसी के साथ मौजूद शिवसेना की महिला कार्यकर्ता गुस्से में तमतमाई नजर आई। उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने अरविंद सावंत शर्म करो के नारे लगाए। सुनाई जरा एक बार। अब इनकी मांग है कि जब तक अरविंद सावंत अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। माफी मांगे अरविंद सावंत, सुनिए। ये किसी भी महिला के लिए बहुत ही अपमानास्पद शब्द है, तो उन्होंने शायना जी से इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। सरस्वती के रूप में दर्जा देते और इतना गंदा यूज किया उन्होंने जो वर्ड, ये उसके लिए माफी के भी लायक ये इंसान नहीं है। उनको माफी मांगनी ही चाहिए, अब माफी तो देने के भी लायक नहीं है वो। उनको तो माफी मांगनी चाहिए। मेन बात इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते हैं, ये अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट है। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की एक सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता, चिंता में है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। भारत बार बार छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाता रहा है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक 5 दिन पहले पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन पर दुनिया भर में अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन
बांग्लादेश में हुआ क्या था जिसका जिक्र आज डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ा, देखिए अब आप। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद 23 दिनों तक हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए, हिंदुओं को जिंदा जलाने के आरोप लगे, हिंदू बेटियों को घर से अगवा कर ले जाने के आरोप लगे, हिंदुओं की बस्तियों में घुसकर उनके घरों और मंदिरों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने वाला सिर्फ एक देश था, भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित चाहता है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की निंदा की थी, लेकिन भारत और यूएन के अलावा दुनिया के हर देश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चुप्पी साध रखी थी। पूरी दुनिया जलते बांग्लादेश को चुपचाप देख रही थी। वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ चुकी थी। बांग्लादेश की सेना छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा कर रही भीड़ के संरक्षण में खड़ी थी और वहां की पुलिस तमाशबीन बन चुकी थी। पूरे बांग्लादेश में 23 दिनों तक कट्टरपंथी सड़कों पर तलवार लेकर घूम रहे थे और अल्पसंख्यक हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिपे बैठे थे। बांग्लादेश के एक अल्पसंख्यक संगठन के मुताबिक बांग्लादेश में 4 से 20 अगस्त के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिनमें 650 लोगों की हत्या की गई। करीब 70 मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। पूरे बांग्लादेश में 76 जिलों में हिंसा फैली थी, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हुए थे। जिस हिंसा को यूनुस सरकार बड़े गर्व से क्रांति का नाम देती है, उस कथित क्रांति में 1700 से ज्यादा हिंदू परिवार उजड़ गए। 157 हिंदू परिवारों के घरों पर हमले किए गए। 157 हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी गई थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें सरकारी विभागों में काम करने वाले हिंदू अधिकारियों को तलवार के जोर पर जबरन इस्तीफा लिखवा लिया गया। कई हिंदू दुकानदारों से कट्टरपंथी जबरन वसूली करते दिखे। बाबा बागेश्वर पर हमले की साजिश किसकी? ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। कौन बाबा बागेश्वर की जान लेना चाहता है? बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बागेश्वर धाम के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर शूटर। अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदुत्व वाले बयानों से टारगेट पर बाबा। एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी मारेंगे। बाबा बागेश्वर के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।
बागेश्वर धाम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह भी है कि बाबा बागेश्वर हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं, उनसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं। क्या इसीलिए उनके खिलाफ हमले की साजिश हुई? बागेश्वर धाम के जाने माने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा पर फिर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि दीपावली से सिर्फ एक रोज पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर 3 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 आरोपियों में से 2 आरोपी आदतन अपराधी हैं। कुंज बिहारी, जिसके खिलाफ लूट हत्या की कोशिश के मामले पहले से दर्ज हैं। एक और आरोपी मुबीन के खिलाफ भी लूट हत्या की कोशिश, इस तरह के अपराध पहले से दर्ज है। सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो मोटरसाइकिल जिस पर ये घूम रहे थे वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। बाबा बागेश्वर के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर जो 3 अपराधी पकड़े गए, उनमें 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। बागेश्वर धाम के पास ये तीनों अपराधी अवैध हथियारों के साथ घूमते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके नाम हैं मुबीन उर्फ बड़े खान, जिस पर हत्या की कोशिश समेत 3 केस चल रहे हैं। दूसरा आरोपी कुंज बिहारी पटेल, जिस पर लूट, चोरी, हत्या की कोशिश समेत 5 मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी पुष्पेंद्र पटेल, जिसके क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इन आरोपियों के पास से देशी कट्टा और 4 कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम में ग्राम रक्षा समिति रात में गश्त करती है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखती है। इस दौरान रात के करीब 1:30 बजे 3 संदिग्ध घूमते हुए दिखाई दिए, जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करके उनके मोटिव को समझने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर पर इस तरह खतरे की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले मई 2023 में भी बाबा बागेश्वर धाम के पटना में कार्यक्रम को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था और बिहार पुलिस ने उनके कार्यक्रम में आतंकी हमले की आशंका जताई थी।